हेलो एवरीबॉडी। मैंने 16 जनवरी से टेलीग्राम पेड ग्रुप में राइटिंग कोर्स शुरू किया था और अब इसमें एडमिशन क्लोज हो गए हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे एस्से के, रिपोर्ट के और आर्गुमेंट के, वो सारे क्वेश्चंस अब मैं यूट्यूब में अपलोड करने वाली हूँ। और इन क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको लिंक दिखेगा, टेलीग्राम क्वेश्चन एस्से क्वेश्चंस, और लिंक उसमें क्लिक करके आप इस क्वेश्चंस के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं इसको टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें भी मैं सेंड कर दूंगी। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि के नाम से ये टेलीग्राम ग्रुप है और इसमें भी मैं पोस्ट कर दूंगी ये वाला पीडीएफ फाइल क्वेश्चंस के। और शुरू करने के पहले मैं अपने हाईली कॉम्पिटेंट कंटेंट टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से इतने अच्छे ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं और इनके मॉडल आंसर्स भी इन्होंने फ्रेम किया है और बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम किया है। और इनके मॉडल आंसर्स भी मैं रिलीज़ करूँगी इन सारे ऐसे क्वेश्चंस के, मगर ये 1 महीने बाद होगा। टेलीग्राम पेड ग्रुप जो चल रहा है वो ख़त्म होगा 19 अप्रैल को। जब ख़त्म हो जाएगा और उसमें मिनी टेस्ट होगा लास्ट में 100 मार्क्स का, तो मिनी टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, स्टूडेंट्स अपने सारे आंसर्स पोस्ट कर देंगे मिनी टेस्ट के, उसके बाद इसके आंसर्स मैं रिलीज़ करूँगी। तो आप ये समझ लीजिए बाय अप्रैल एंड इसके आंसर्स रिलीज हो जाएंगे। तो आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स होंगे इन ऐसे क्वेश्चंस के कंटेंट को बिल्डअप करने के लिए। देखिए, आंसर्स तो आपको मिल जाएंगे, मगर वो एक तरीके से स्पून फीडिंग होगी। तो बेटर ये है कि आप खुद से आंसर प्रिपेयर करो, और इससे क्या होगा, आप सीखोगे आंसर्स लिखना। आपको रेडीमेड आंसर्स मिल जाएंगे। तो रेडीमेड आंसर्स उतना मदद नहीं करता है, क्योंकि आपको एग्जाम में तो खुद से ही लिखना होगा ना। तो यदि आप खुद से लिखना नहीं सीखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसीलिए आप खुद से कंटेंट बिल्डअप करो, और फिर जब इसके आंसर्स रिलीज हो जाए तो फिर आप मैच कर सकते हो अपने आंसर से, और एसेस भी कर सकते हो कि आपका आंसर्स में क्या प्रॉब्लम है। फाइन, तो चलिए हम शुरू करते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। पहला है रोल ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस इन नेशनल सिक्योरिटी। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जैसे ही दिखता है ना वैसे ही लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। कैसे समझने की कोशिश करोगे, ऐसे क्वेश्चन को स्प्लिट करो, इसमें जितने वर्ड्स है उसका संधि विक्षेप करो। आई मीन पूरे ऐसे क्वेश्चन का। तो पहला आपका रोल है, फिर एक है आपका पैरामिलिट्री फोर्स, और तीसरा है आपका नेशनल सिक्योरिटी। अब देखिए, आपका जो ऐसे क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन एक अलग पैराग्राफ होता है, कंक्लूजन आपका एक अलग पैराग्राफ होता है। बाकी जो मेन बॉडी है आपका कंटेंट का, वो आप ये सोचिए कि उस मेन बॉडी में आप सब किसके बारे में बात करोगे। क्या आप उस मेन बॉडी में नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करोगे, कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में बात करोगे, कि रोल के बारे में बात करोगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये ना पता चले तो फिर तो आपका कंटेंट पूरा का पूरा डेविएट हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन से, और जस्टिफाई नहीं कर पाएगा ऐसे क्वेश्चन को, राइट। तो देखिए, रोल ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्सेस इन नेशनल सिक्योरिटी, इसमें अगर नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करोगे तो फिर तो आप बहुत तरीके का जो सिक्योरिटी होता है आप उसके बारे में बात करोगे। कितने टाइप्स की सिक्योरिटी होती है, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। और फिर इसमें भी आप फिर बात करोगे कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। फाइन। और फिर उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी को कौन कौन थ्रेटन कर रहा है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को कौन कौन थ्रेटन कर रहा है। तो आप ये सोचिए, आप पूरे के पूरे डेविएट हो रहे हो। फाइन। अब अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में बात करोगे तो फिर आप इसकी हिस्ट्री बताओगे, कितनी तरीके के पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, इसकी हिस्ट्री पे जाओगे, किसके अंडर आता है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो ये भी डेविएशन है। बेसिकली आपको किस पे बात करनी है, रोल पे बात करनी है। अब मैं आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप के एक स्टूडेंट का मैं आंसर दिखा रही हूँ। ये मेरी एक स्टूडेंट है। अब देखिए इसने कैसे डेविएट
इसका कंटेंट कैसे डेविएट कर रहा है। द रोल ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज इन नेशनल सिक्योरिटी। अब इसने शुरुआत किया है आर हेडेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। ठीक है, शुरुआत में चलो चलेगा, मगर अब आप देखिए इसने लिखा है ऑल दीज फोर्सेस फंक्शन अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये जरूरी नहीं था, ओके। अब फिर उसके बाद इसने अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस लिया है, जैसे आसाम राइफल्स लिया है। फिर आसाम राइफल्स कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये काउंटर करता है, और ये कब 2011 में इंक्लूड किया गया था, तो ये हिस्ट्री भी बता रही है, ओके। ये तो ठीक है, क्रूशल रोल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाय हैंडलिंग काउंटर, ये भी सही है, मगर आप ये देखो ये बताने की क्या जरूरत थी आप तो वर्ड्स वेस्ट कर रहे हो ना। फिर उसके बाद सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बारे में बता रही है, इतने तरीके के होते हैं, ये भी बताने की जरूरत नहीं कि इतने तरीके के होते हैं। बेसिकली पैरामिलिट्री फोर्सेस में ये ही ब्रॉड कैटेगरी है, अब इन्हीं के आपको रोल्स बताने हैं। तो अब देखोगे ना कहीं कहीं इसका डेविएशन हो रहा है, मगर कहीं कहीं इसने रोल लिखा हुआ है, मगर जो इस तरह से इसने लिखा है ये ऐसे का तरीका नहीं है कि आप है ना इसको सब हेडिंग वाइज जो आप लिख रहे हो, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इस तरह से सब हेडिंग वाइज लिखिए, वो तरीका नहीं है। मगर मैंने ये भी देखा है स्टूडेंट्स का कि स्टूडेंट्स है ना हिस्ट्री बताना शुरू करे, बीएसएफ कब स्टैब्लिश हुआ, आईटीबीटी कब स्टैब्लिश हुआ, तो वो हिस्ट्री रोल में तो आता ही नहीं है, राइट। तो आप जब भी लिखो एस्से, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो मेन बॉडी है आपके कंटेंट का वो किस पे ज्यादा फोकस करेगा, वो किसके बारे में बात करेगा, रोल के बारे में कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में कि नेशनल सिक्योरिटी, राइट। तो इंट्रोडक्शन में आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में बात कर सकते हो, आप नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात कर सकते हो, और या इससे भी ज्यादा आपको ब्रॉडर थीम लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, मगर जो मेन बॉडी होगा उसमें रोल होगा। यानी आपका जो इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकेंड पैराग्राफ होगा इसमें आपको सिर्फ रोल के बारे में बताना है और किसी के बारे में भी नहीं, राइट। और यस, कंक्लूजन आपका जो होगा उसमें जो ऐसे क्वेश्चन के तीनों जो कंपोनेंट है, रोल, पैरामिलिट्री फोर्स है, नेशनल सिक्योरिटी, तीनों कंपोनेंट को इंक्लूड करके आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन होना चाहिए, सेक्युलर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। उसमें वे फॉरवर्ड अगर आप दे दो, अगर आपने कुछ लिखा है ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो फिर वे फॉरवर्ड आप दे सकते हो कि रोल में कुछ, रोल प्ले करने में कुछ हिंड्रेंस है, तो यदि आपने उसके बारे में जिक्र किया है तो फिर आप वे फॉरवर्ड दे सकते हो कंक्लूजन में, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोलिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन, अ मेजर चैलेंज बिफोर इंडिया। अब आप देखिए इसमें क्या क्या है कंपोनेंट्स, इसमें है कंट्रोलिंग एक, दूसरा है क्राइम, तीसरा है विमेन, चौथा है मेजर चैलेंज, और पांचवा है इंडिया। अब आपको इसको संधि विच्छेद करना है, स्प्लिट करना है ऐसे क्वेश्चन को, और आपको पता लगाना है कि जो मेन बॉडी है ऐसे क्वेश्चन का, आपके कंटेंट का, सॉरी, उस मेन बॉडी में आप किसके बारे में बात करोगे। आप इंडिया के बारे में बात करोगे, मेजर चैलेंज के बारे में बात करोगे, विमेन एज सच के बारे में बात करोगे, या कंट्रोलिंग के बारे में बात करोगे। मगर कंट्रोलिंग क्या, क्राइम, तो एक्चुअली हम इसको एक ही ले लेते हैं। तो बेसिकली इस ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली 4 कंपोनेंट्स है, 5 नहीं है, तो इसको हम मर्ज कर सकते हैं, कंट्रोलिंग क्राइम, राइट। अब कोई स्टूडेंट्स होते हैं कि इसमें अगर आप इंडिया के बारे में तो खैर लिखोगे नहीं, कोई भी नहीं लिखेगा इंडिया के बारे में, आप इंडिया से आप शुरू कर सकते हो ज़रूर, मगर इंट्रोडक्शन, मगर मेन बॉडी में कोई इंडिया के बारे में लिखेगा नहीं, ओके। अच्छा, कोई विमेन के बारे में लिख सकता है मेन बॉडी में। अगर आप सोचते हो चलो मैं विमेन के बारे में लिखूँ, तो विमेन के बारे में क्या क्या लिख सकते हो, विमेन एम्पावरमेंट लिख सकते हो मेन बॉडी में, राइट। विमेन एम्पावरमेंट कितने तरीके का होता है, विमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, वो लिख सकते हो, फाइन। तो आप डेविएट कर रहे हो। अब आप क्राइम अगेंस्ट वेमेन लिख सकते हो, ये मेन बॉडी हो सकता है, राइट। तो क्राइम अगेंस्ट वेमेन में क्या क्या लिख सकते हो, आप कॉजेस लिख सकते हो कि क्यों क्राइम बढ़ रहा है वेमेन के अगेंस्ट, आप ये लिख सकते हो, राइट। और फिर आप इसका सोल्यूशन दे सकते हो, ये भी डेविएशन है। आपका जो मेन बॉडी है ना वो है कि क्राइम को कंट्रोल करना क्यों चैलेंज है, ये आपका मेन बॉडी है। अगर आपने इसमें ये लिख दिया कि
कैसे, क्यों विमेन पे क्राइम हो रहे हैं, क्या क्या रीजंस हैं, तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन से डेविएट हो जाओगे। अब जो 2020 में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था वो मेल डोमिनेशन और विमेन क्राइम को कनेक्ट करके पूछा गया था, तो उसमें आपको ये लिखना था कि हाउ मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम अगेंस्ट विमेन। गॉट इट? यानी कॉजेज ऑफ क्राइम बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें एक कॉज है मेल्स, मेल डोमिनेशन कुछ इस तरह से था, मुझे ध्यान नहीं है ऐसे क्वेश्चन, तो उसमें हाउ मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल आपको समझ में आ रहा है, तो बहुत सारे कॉजेज में सिर्फ आपको एक कॉज लेना है, दैट इज मेल, फाइन, और वो ही आपका मेन बॉडी में रहेगा, उसी के बारे में आपको बात करनी है। वैसे ही इसमें आपको कॉजेस के बारे में बात नहीं करनी है, इसमें आपको ये बताना है कि अपराध पर नियंत्रण के जो करना है ना वो चैलेंज क्यों है। अब इसमें अगर आप ये बताने लग जाओगे अपराध पे कैसे नियंत्रण किया जा रहा है, पुलिस क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो भी गलत है। आपको ये बताना है कि नियंत्रण करना क्यों चैलेंज है, पुलिस के लिए क्यों डिफिकल्ट हो रहा है, गवर्नमेंट के लिए क्यों डिफिकल्ट हो रहा है, इसको चैलेंज करना। अब मैं आपको एक स्टूडेंट का एस्से दिखा रही हूँ, इस पे ये इसने लिखा है, ये निखिल है, इसका 2020 एग्जाम क्लियर हो चुका है रिटर्न, और अभी फिर भी इसने एक टेलीग्राम पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, उसको पता अब तक रिजल्ट नहीं आया था, हालांकि अब रिजल्ट आ गया है, मगर अभी भी उसका निखिल ने कहा कि मैम मैं फिर भी दूंगा, और वो अभी भी टास्क सबमिट करता है अपना पेड ग्रुप में। एनीवेज, अब देखिए इसने क्या किया है, कभी भी ना एक्सेट्रा यूज नहीं करते इस तरह से। अब देखो इसने लिखा, कंट्रोलिंग दिस क्राइम इज अ मेजर चैलेंज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम विमेन कंसिडर वायलेंस एज अ नेचुरल फिनोमिना। तो क्यों चैलेंज है? क्योंकि विमेन को लगता है कि चलो क्राइम हो रहा है तो होने दो, तो विमेन खुद ही ना आगे बढ़ के इस क्राइम को रोकने की कोशिश नहीं करती जो उनके अगेंस्ट हो रहा है। ओके, अब यहां पर इसने क्या कर दिया, डेविएशन। क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? समटाइम्स वायलेंस अगेंस्ट विमेन इज मोटिवेटेड बाय द नीड्स टू डोमिनेट देम। अब ये कॉजेज ऑफ क्राइम में आ गए ये। अब देखिए ये यहाँ पर पूरा कॉजेज है। एक कॉज इसने बता दिया, इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंसेस प्रोवाइडेड बाय फैमिली स्कूल, ये एक कॉज। दूसरा कॉज, मीडिया इनकरेजेस द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन, ये दूसरा कॉज। अब देखिए डेविएशन हो रहा है ना, फर्दर वाइव्स आर कंसिडर्ड एज देयर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, ये तीसरा कॉज। तो क्राइम क्यों हो रहा है ये इसने लिख दिया है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा डेविएशन हो रहा है, तो आपको इस डेविएशन से बचना है। फाइन, तो आप, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको बात करनी है कि क्राइम को कंट्रोल करना क्यों चैलेंज है, क्यों सरकार और पुलिस के लिए डिफिकल्ट है। अब हम नेक्स्ट में आ रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। तो इसमें फिर से आप स्प्लिट करिए, एक इम्पैक्ट है, एक क्लाइमेट चेंज है, और फिर तीसरा है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। तो आपके किसके बारे में बात करोगे, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के बारे में बात करोगे, कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करोगे, कि इम्पैक्ट के बारे में बात करोगे? थोड़ा सा सोचो, आपको पता चल जाएगा। इम्पैक्ट के बारे में बात करोगे, दिस इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द एस्से क्वेश्चन। ये स्पेसिफिक वर्ड है। जैसे आप क्या करो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये सोचो कि एस्से क्वेश्चन में कौन सा एकदम जनरल वर्ड है, कौन सा एकदम स्पेसिफिक। अब जैसे नेशनल सिक्योरिटी एकदम जनरल है इस पूरे एस्से क्वेश्चन में, उससे कम जनरल है पैरामिलिट्री फोर्स, और उससे भी कम जनरल है रोल। गॉट इट? अब वैसे ही इंडिया बहुत ज्यादा जनरल है, फाइन, विमेन और भी जनरल है, मगर कम जनरल है इंडिया से। हम इन स्पेसिफिसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं कि कौन बहुत ज्यादा जनरल है, कौन उससे कम जनरल है। तो विमेन कम जनरल है, और फिर उसके बाद कंट्रोलिंग क्राइम, ये थोड़ा स्पेसिफिक हो रहा है, और फिर कंट्रोलिंग क्राइम को फिर चैलेंज से कनेक्ट करो, ये स्पेसिफिक हो गया। तो कैसे पहचानोगे कि मुझे किस पे ज्यादा बात करनी है? जो ऐसे क्वेश्चन इतना लंबा होता है उसमें कौन सा स्पेसिफिक वर्ड है और कौन सा जनरल वर्ड है। जो स्पेसिफिक वर्ड होगा दैट बिकम्स अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द ऐसे क्वेश्चन, और जो मेन बॉडी में आप बात करोगे, और जो जनरल है उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन, या जिसको हम माइनर कंपोनेंट कहते हैं, इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में बात कर लोगे। अब वैसे ही वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जनरल है, क्लाइमेट चेंज जनरल है, स्पेसिफिक क्या है? इम्पैक्ट। गॉट इट? तो आप इम्पैक्ट के बारे में बात करोगे मेन बॉडी में। फाइन, यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं
एनिमल्स पे। अब मैं हर स्टूडेंट का ऐसे नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि बहुत टाइम लेगा, मगर आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल था, और जो टेलीग्राम पेड ग्रुप में जो स्टूडेंट्स थे बहुत मुश्किल से ऐसे क्वेश्चन लिखे थे, इस पर आंसर्स लिखे थे। फार्मर्स प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन फुलफिलिंग देयर नीड्स। अब देखिए, एक आपका फार्मर है, दूसरा प्रॉस्पेरिटी है, तीसरा है फुलफिलिंग देयर नीड्स। अब इसमें आपको क्या करना है, फार्मर बहुत जनरल है और प्रॉस्पेरिटी भी बहुत जनरल, यानी फार्मर्स कब प्रॉस्परस होंगे, इसमें है कि फार्मर्स तब प्रॉस्परस होंगे जब उनके नीड्स को फुलफिल कर दिया जाएगा। तो बेसिकली आपको पहले आपको ये बात करनी है, इसमें एक नीड्स भी है, गॉट इट। तो आप सिर्फ नीड्स के बारे में आपको क्या बात करनी है वो मैं बता दूं। जब हम क्वेश्चन आ रहा है फार्मर्स प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन फुलफिलिंग देयर नीड्स, तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि फार्मर्स की नीड्स क्या है। 1 2 3 सोचो कि क्या क्या नीड्स हो सकती है, और फिर उसके बाद ये सोचो, कनेक्ट करो कि ये जो नीड्स है अगर सरकार इसको पूरा कर देगी तो क्या फार्मर्स प्रॉस्परस हो जाएंगे, और सरकार क्या पूरा कर रही है। ओके एक और चीज इसमें सोचने वाली बात ये है कि हम सोच सकते हैं ना, क्यों फार्मर्स की जरूरतें सरकार पूरा नहीं कर रही है, कैसे पता चल रहा है कि नहीं कर रही है। ऑब्वियसली फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर्स एग्रीकल्चरल प्रोफेशन जो है, ऑक्यूपेशन जो है, उसको छोड़ रहे हैं। ये तीन चीज से तो पता अच्छे से चल रहा है कि फार्मर्स की नीड्स पूरी नहीं हो रही है। जो एक वर्क सेटिस्फैक्शन मिलता है वो फार्मर्स को नहीं मिल रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही है। और एक और चीज, फार्मर्स प्रॉस्परस भी नहीं है। अगर आप फार्मर्स को देखोगे, जो रिच फार्मर्स है उसको छोड़ दो, जो जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है वो लोग प्रॉस्परस नहीं है। तो ये सब चीज आपको सोचना है। पहले फार्मर्स की नीड्स क्या क्या है, दूसरा क्या फार्मर्स की नीड्स पूरी नहीं हो रही, कैसे पता चल रहा है, तीसरा सरकार क्या कर रही है नीड्स को पूरा करने में, चौथा कि फार्मर्स की नीड्स पूरी हो जाएगी, क्या प्रॉस्परस हो जाएंगे। तो ये 300 वर्ड्स में आपको ये पूरा का पूरा समेटना पड़ेगा। फाइन, अपने इस पूरे ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल है ये ऐसे क्वेश्चन, मुझे पता चला, ऐसे तो मुश्किल नहीं है, मगर स्टूडेंट जिस तरह से आंसर्स लिखे थे उससे मुझे पता चल गया था ये थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन पॉवर्टी ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। गरीबी में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि के कारण है। तो इसका मतलब ये है, अगर आप देखोगे तो इसमें जो स्प्लिट करोगे तो पॉवर्टी और पॉपुलेशन आ रहा है। ओके पॉवर्टी भी जनरल है, हाईली जनरलाइज्ड टर्म है, पॉपुलेशन भी हाईली जनरलाइज्ड टर्म है। ओके मगर अब इसको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो स्पेसिफिक हो जाएगा। कैसे? पॉवर्टी और पॉपुलेशन को कैसे कनेक्ट करना है कि पॉवर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। पॉवर्टी इंक्रीज करेगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा तो पॉवर्टी डिक्रीज कर जाएगा, यही है। तो आपको बेसिकली बात करना है कि पॉपुलेशन के कारण, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसके कारण गरीबी बढ़ रही है, ये जस्टिफाई करना है। ओके मगर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आप इस ऐसे क्वेश्चन के फेवर में भी लिख सकते हो, आप ऐसे क्वेश्चन के अगेंस्ट में भी लिख सकते हो। कहने का मतलब आपको जो भी ऐसे क्वेश्चन मिल रहा है आपको पूरी की पूरी लिबर्टी है, आप फेवर में भी लिखो, अगेंस्ट में भी लिखो। फाइन। अब जैसे ये वाला जो ऐसे क्वेश्चन है, जितने भी टेलीग्राम पेड ग्रुप में स्टूडेंट्स थे सबने फेवर में लिखा था कि हाँ पॉपुलेशन की कारण, इंक्रीज होने के कारण पॉवर्टी बढ़ रही है, और मैंने भी फेवर में लिखा है ये आंसर्स जो मैंने पोस्ट कर दिया था, ये ऐसे हो चुका है। मगर एक स्टूडेंट था, जसवंत नाम है, उसने अगेंस्ट में लिखा है और बहुत अच्छे से जस्टिफाई भी किया। लास्ट में थोड़ा सा क्लैरिटी कम थी मगर एज सच बहुत अच्छे से उसने जस्टिफाई, अगेंस्ट में लिख के जस्टिफाई किया। इसने अपने कंटेंट में चाइना से कनेक्ट करके लिखा है कि चाइना में बहुत ज़्यादा, अब हमें भी पता है कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है चाइना में, और फिर भी गरीबी उस तरह से नहीं है, उन्होंने गरीबी को कंट्रोल कर लिया है। तो हम बोल ही नहीं सकते कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज ड्यू टू इंक्रीज इन पॉवर्टी इज ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, राइट। तो वो अप्रोच आपका खुद का अपना होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा वो खुद आप अपना डिसाइड करोगे। मगर आप फेवर में लिख रहे हो, अगेंस्ट में, मगर आपको जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है डिजिटल लिटरेसी इनहांसेस द पीपल्स डिविडेंड। अब इसमें भी वही है, आपका डिजिटल लिटरेसी एक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है
पीपल्स डिविडेंड। तो आप इसमें जनरल टर्म कौन सा है? डिजिटल लिटरेसी है, और स्पेसिफिक कौन सा है? पीपल्स डिविडेंड है। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि अगर डिजिटल साक्षरता लोगों में आ गई तो उनको बहुत फायदा होगा, लाभांश को बढ़ाती है, फायदा होगा। तो डिविडेंड का मतलब फायदा। तो आपको बताना है कि किस तरह से डिजिटली लिटरेट पर्सन को फायदा होता है और क्या क्या चीज में फायदा होता है। बेसिकली आपको पीपल्स डिविडेंड के बारे में बात करना है, क्या क्या फायदे हैं डिजिटली लिटरेट होने से। हाँ, एक और चीज है, इसमें आपको जरूर से एक नेगेटिव एस्पेक्ट बताना पड़ेगा कि इतने फायदे हैं मगर फिर भी डिजिटल डिवाइड एक रियलिटी है, अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। तो फिर आपको वे फॉरवर्ड भी देना चाहिए, सोल्यूशन भी देना चाहिए कि अगर अनफॉर्चुनेट रियलिटी है और ये प्रॉब्लम है डिजिटल डिवाइड, तो सरकार क्या कर रही है। तो फायदा भी बताना है आपको इसका, मतलब फिर भी डिजिटल डिवाइड हो रहा है और फिर इसके लिए सरकार क्या कर रही है वो भी आपको बताना, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स इन एन ऑल्टरनेटिव टू अननेसेसरी मेडिकल ट्रीटमेंट। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट को दिया है, अब वो लिख के मुझे देंगे आज, और मंडे को इसका इवैल्यूएशन होगा। इसमें मुझे पता नहीं किस तरह से उनका अप्रोच होगा। बेसिकली इसमें देखो, स्पोर्ट्स से एकदम जनरलाइज टर्म है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी एकदम जनरलाइज टर्म है, मगर इसमें जो स्पेसिफिक है वो आपका ऑल्टरनेटिव है। तो बेसिकली आपको स्पोर्ट्स किस तरह से ऑल्टरनेटिव है, विकल्प है, वो आपको बताना है। यानी बहुत सारे एलिमेंट्स हो रहे हैं मगर उस एलिमेंट्स को क्योर कौन कर सकता है? स्पोर्ट्स। तो आपको ये बताना है कि स्पोर्ट्स किस तरह से डिजीजेस को क्योर कर सकता है, कौन सा स्पोर्ट्स कौन से डिजीज को क्योर कर सकता है, बेसिकली ये बताना है। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी हेल्थ एंड हाइजीन पे बहुत ज़्यादा ही एम्फेसाइज किया जा रहा है कोविड की वजह से जो इतना हुआ है, इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया नीड्स टू बी रीविजिटेड। अब इसमें है कि आपको बताना है कि अगर हम जनरल टर्म देखें तो जनरल टर्म है आपका रिजर्वेशन, दूसरा जनरल टर्म है इंडिया, और तीसरा है रिविजिटेड। अब आप मुझे बताइए स्पेसिफिक कौन सा है? रिविजिटेड है। रिजर्वेशन बहुत जनरल है, इंडिया उससे भी ज्यादा जनरल है, और रिविजिटेड स्पेसिफिक है। तो जब आप रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हो तो प्लीज आप हिस्ट्री नहीं बताओगे। हिस्ट्री बताना है तो एक लाइन में बता दो कि रिजर्वेशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1951 शायद। तो आप ऐसे बता सकते हो, और इसको रिविजिट क्यों करना, खुद सोचो। 1951 में हुआ था, अभी तक उसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं हुए हैं और इतने साल गुजर गए हैं, तो इसीलिए रिविजिट करना जरूरी है। और भी कई रीजंस है, मैंने अभी तो ऐसे ही बताया। तो आपको ये बताना है कि रिविजिट क्यों करना है। तो आपको रिजर्वेशन पॉलिसी में कमी बतानी है, इस कमी की वजह से रिविजिट करना जरूरी है। मगर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपके कंटेंट से आपकी कास्ट नहीं पता चलनी चाहिए, आपको रिजर्वेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये भी नहीं पता चलना चाहिए। हाईली डेमोक्रेटिक, हाईली कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंट आपका होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट का एक भी पीस अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, एंटी डेमोक्रेटिक हुआ, एग्जामिनर को पता चल जाएगा और वो आपको एसी नहीं बनने देगा, कम से कम इतना ध्यान रखोगे। ओके, नेक्स्ट है ensuring good health care facilities will give people more benefits than any other subsidy। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको अगर आप देखेंगे, एक तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज, गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये एक टर्म है इस ऐसे क्वेश्चन का, एक कंपोनेंट है। हम पीपल निकलेंगे, इसके बेनिफिट्स हैं, ये दूसरा कंपोनेंट है, और तीसरा कंपोनेंट है सब्सिडीज। तो आपको अब सोचना है कि आपको किसके बारे में बात करनी है। क्या गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बारे में बात करनी है कि गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज कितने टाइप के हैं और इंडिया में गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज का क्या स्टेटस है, ये सब बात करोगे। मतलब आप तीनों में देखो कौन सा जनरल है, जनरल गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज है। तो बेसिकली आपको इसके बारे में बात नहीं करनी है, इसकी बेनिफिट्स के बारे में भी उतना बात नहीं करना है। आपको बेसिकली क्या करना है, बात करनी है बेनिफिट्स के बारे में, मगर बेनिफिट्स को आपको कनेक्ट करके, सब्सिडी से कनेक्ट करके बात करना है कि अगर हमें हेल्थ केयर मिल जाए ना, तो जितनी भी सब्सिडीज मिल रही है, गवर्नमेंट हमें जितनी भी सब्सिडीज दे रही है, वो सब्सिडीज उतना बेनिफिट नहीं देगी जितना बेनिफिट हमें गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज देगी।
गॉट इट। तो इसका मतलब है बेनिफिट्स को आपको ऊपर लेकर आना है और सब्सिडीज को नीचे, इस ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मगर मैं फिर से कह रही हूँ, आप अगेंस्ट में भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि सब्सिडीज हमें ज्यादा बेनिफिट देती है और हेल्थ केयर फैसिलिटी उतना बेनिफिट नहीं देगी। गॉट इट। तो वो अप्रोच पर है, मगर फिर भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो आपको बस ये बताना है हेल्थ केयर फैसिलिटीज का बेनिफिट ज्यादा है और सब्सिडीज का बेनिफिट कम है। फाइन। नेक्स्ट, सोशल मीडिया शुड बी रेगुलेटेड फॉर अनहाइजीनिक इन्फॉर्मेशन। ये बहुत अच्छा ऐसे क्वेश्चन है, और इनफैक्ट ये जो मेरा प्रीवियस टेलीग्राम पेड ग्रुप था उसमें भी ऐसे क्वेश्चन दिया था, और मैं इसमें भी दे रही हूँ, क्योंकि उसमें जो ऐसे क्वेश्चन दिया था उसका आंसर्स मैंने नहीं तैयार किया था, मगर इस बार जो मैं दे रही हूँ उसका आंसर मैं तैयार कर रही हूँ और इनफैक्ट कर लिया है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब इसमें देखो जनरलाइज टर्म कौन सा है, सोशल मीडिया, ये जनरल कॉम्पोनेंट है जिसको हम माइनर कॉम्पोनेंट कह सकते हैं। अनहाइजीनिक इंफॉर्मेशन, अब आप सोचो सोशल मीडिया से अगर कंपेयर करें तो ये तो स्पेसिफिक हो गया, और रेगुलेटेड एक ये भी है और एक ये भी है, तीसरा। फाइन। तो अब आपको इसमें देखना है कि आपको किसके बारे में ज्यादा बात करनी है। क्या सोशल मीडिया के बारे में आप बात करोगे बहुत ज्यादा? नहीं करोगे। मेन बॉडी है उसमें आप सोशल मीडिया के बारे में बात नहीं करोगे, आप रेगुलेशन के बारे में बात करोगे और अनहाइजीनिक इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि आपको बेसिकली अनहाइजीनिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करना है कि सोशल मीडिया को हम क्यों रेगुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें अनहाइजीनिक इंफॉर्मेशन होते हैं, इसीलिए अनहाइजीनिक इंफॉर्मेशन पोस्ट किए जाते हैं। तो बेसिकली आपको बात करना है कि अनहाइजीनिक इंफॉर्मेशन वैसे होता क्या है, ये भी आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ये मैंने हिंदू से लिया है। हिंदू का फ्राइडे एडिटोरियल सेम आया था, फ्राइडे एडिटोरियल का सेकेंड पेज जो है उसमें एज इट इज जो था ना हेडलाइन, उस हेडलाइन को ही मैंने कॉपी किया है, राइट। अच्छा, सबसे पहले आप डिसाइड करो अनहाइजीनिक इंफॉर्मेशन क्या है, किसको हम कहते हैं अनहाइजीनिक इंफॉर्मेशन। पहले आपको ये डिसाइड करना है व्हाट इज अनहाइजीनिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद आप बात करो कि जो अनहाइजीनिक इंफॉर्मेशन है उसके इफेक्ट क्या क्या है, और उसका जो इफेक्ट आप बताओगे ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट बताओगे, क्योंकि अनहाइजीनिक है तो नेगेटिव इफेक्ट ही आएगा। तो नेगेटिव इफेक्ट बताओगे तो आप वहीं से आप इसको कनेक्ट कर पाओगे रेगुलेशन से। ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट्स है तो इसीलिए तो हमें रेगुलेट करना चाहिए। आप समझ रहे हो, आपका स्ट्रक्चर एकदम सिंपल स्ट्रेट स्ट्रक्चर होगा। फाइन। नेक्स्ट है रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग। बहुत इजी है, देखने में तो इजी लग रहा है, मगर इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको किस पे बात करनी है। देखो, नेशन बिल्डिंग बहुत जनरल टर्म है, एजुकेशन वो भी बहुत जनरल टर्म है, स्पेसिफिक क्या है हायर एजुकेशन, वो भी जनरल है, मगर उतना जनरल नहीं है जितना नेशन बिल्डिंग है। ओके, नेशन बिल्डिंग बहुत ज्यादा जनरल, हायर एजुकेशन उससे कम जनरल, और जो स्पेसिफिक है एक्चुअली रूल है। तो बेसिकली आप हायर एजुकेशन के बारे में बात करोगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हायर एजुकेशन के टाइप्स बताने लग जाओगे, टेक्निकल एजुकेशन होता है और भी पता नहीं क्या क्या एजुकेशन होते हैं, किस तरह के हायर एजुकेशन होते हैं। फाइन। तो और नेशन बिल्डिंग के बारे में ऑब्वियसली आप नहीं बताओगे, ये सब आपका इंट्रोडक्शन में चलेगा, हायर एजुकेशन या नेशन बिल्डिंग। जो मेन बॉडी है उसमें आप रोल के बारे में बताओगे कि किस तरह से हायर एजुकेशन नेशन बिल्डिंग में कि में रोल अच्छा, मतलब बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, वो आपको बात करनी है। ओके, तो हायर एजुकेशन का आपको बेसिकली फंक्शंस बताना है कि हायर एजुकेशन कैसे नेशन बिल्डिंग में, नेशन डेवलपमेंट में मदद करता है, कंट्रीब्यूट करता है। फाइन। नेक्स्ट है बॉर्डर इज नॉट द ओनली इशू दैट इज डिसरप्टिंग इंडो चाइना रिलेशनशिप। अब इसमें आपको बात करनी है कि जो अब अगर हम कंपोनेंट्स देख ले तो बॉर्डर है, इशू हम नहीं लेते हैं, बॉर्डर है, सेकंड डिसरप्टिंग है, और तीसरा है इंडो चाइना। मगर इसमें एक और चीज है, नॉट द ओनली इशू, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको फोर्थ कंपोनेंट ले लेती हूँ। अब देखिए, इसमें जो बॉर्डर है वो जनरल टर्म है, इंडो चाइना रिलेशनशिप वो भी जनरल टर्म है, स्पेसिफिक क्या है, डिसरप्टिंग एंड नॉट द ओनली इशू। गॉट इट। तो एज सच आप बॉर्डर्स के बारे में नहीं बताओगे। अगर आप बॉर्डर्स के बारे में बताने लग गए तो फिर तो कितने किलोमीटर्स के बॉर्डर्स है, कितने मतलब लैंड बॉर्डर्स है, सी बॉर्डर्स है, मतलब बहुत सारी चीजें आप बताना शुरू कर दोगे, टेंजिबल बॉर्डर, इनटेंजिबल बॉर्डर, ये सब नहीं चलेगा। फाइन। आपको बॉर्डर के बारे में नहीं बात करनी है, जनरल। आपको इंडो चाइना रिलेशनशिप के बारे में भी नहीं बात करनी है।
करनी है, मगर उस तरह से नहीं करनी है कि हाँ इंडो चाइना रिलेशनशिप का आप हिस्ट्री बताना शुरू कर दिए, कितना प्रोग्रेस किया है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, आपको बताना है कि इंडो चाइना रिलेशनशिप खराब हो रहा है। डिसरप्ट का मतलब खराब हो रहा है, और जो खराब होने का रीजन बॉर्डर नहीं है, यानी बॉर्डर के अलावा जितने भी रीजंस हैं जो इंडो चाइना रिलेशनशिप को खराब कर रहे हैं उसके बारे में बात करनी है। तो दिस नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, तो आप बॉर्डर से शुरू कर सकते हो, आप इंडो चाइना रिलेशनशिप से शुरू कर सकते हो, क्योंकि बॉर्डर इंडो चाइना रिलेशनशिप और जनरल टर्म, तो आप इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हो, मगर ऑब्वियसली आप इसमें बॉर्डर के बारे में मेन बॉडी में नहीं जिक्र करोगे। बॉर्डर के अलावा जितने भी इश्यूज हैं दैट आर डिसरप्टिंग और दैट आर स्ट्रेनिंग द इंडो चाइना रिलेशनशिप, उसके बारे में बात करनी है। क्लियर? नेक्स्ट है जेंडर इक्वालिटी इज मस्ट फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। अब इसमें आप देख रहे हो जेंडर इक्वालिटी, तो ये एक कंपोनेंट है, पॉवर्टी रिडक्शन दूसरा कंपोनेंट है। जैसे आपको ध्यान है, अभी हमने एक ऐसे क्वेश्चन देखा था, इंक्रीज इन पॉवर्टी इज ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये वाला। तो हमें कनेक्ट करना है कि पॉपुलेशन कैसे कारण है पॉवर्टी का, वैसे ही इसमें हमें कनेक्ट करना है पॉवर्टी रिडक्शन और जेंडर इक्वालिटी को। फाइन, तो पॉवर्टी रिडक्शन हो जाएगा यदि जेंडर इक्वालिटी सोसाइटी में आ जाए तो। फाइन, मेल फीमेल अगर इक्वल हो जाए विद रिस्पेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज, तो पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको क्या बात करनी है? पॉवर्टी रिडक्शन एज सच जनरल टर्म है, जेंडर इक्वालिटी भी जनरल टर्म है, मगर स्पेसिफिक क्या है? ये मस्ट है स्पेसिफिक। एक्चुअली आपको ये बताना है कि पॉवर्टी अगर रिड्यूस हो जाएगा, सॉरी, जेंडर इक्वालिटी अगर आ जाएगा तो फिर पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगा। फाइन, तो कनेक्ट करना है दोनों को। नेक्स्ट है इलेक्शन इन डेमोक्रेसी रिमाइंड्स अस ऑफ नॉट ओनली सिटीजन्स राइट्स बट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू। अब देखिए कितना बड़ा ऐसे क्वेश्चन है। एक कंपोनेंट है इलेक्शन, दूसरा कंपोनेंट है डेमोक्रेसी, तीसरा कंपोनेंट है राइट्स, सिटीजन्स राइट्स, और चौथा कंपोनेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, तो अब आप क्या अब खुद सोचो, इसमें सबसे जनरल टर्म कौन सा है? इलेक्शन, तो ये मेजर कंपोनेंट हो गया है। डेमोक्रेसी, ये भी जनरल टर्म है, ये भी मेजर कंपोनेंट हो गया। इस जनरल टर्म, मतलब इस ऐसे क्वेश्चन में ये दो जनरल टर्म है। अब सिटीजन्स एज सच जनरल टर्म है। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हम देखें तो ये भी हमें जनरल ही लग रहा है, मगर अगर आपको स्पेसिफिसिटी की तरफ आना है तो आपको क्या करना है? सिटीजन्स की राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इलेक्शन के दौरान आपको बताना है। ओके, यानी इलेक्शन के दौरान सिटीजन्स का राइट्स क्या है और इलेक्शन के दौरान सिटीजन्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। इसका मतलब ये है सिटीजन्स के पास बहुत सारे राइट्स हैं, सिटीजन्स के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मगर हम कौन सी जिम्मेदारी और कौन से राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं? जो इलेक्शन के दौरान वो लोग एक्सरसाइज करते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शोल्डर करते हैं। गॉट माई पॉइंट? तो आपको अब इसमें राइट्स पे, अब हम क्वेश्चन आता है कि राइट्स पे ज्यादा जिक्र करना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे? खुद सोचो। रिमाइंड्स अस ऑफ नॉट ओनली द सिटीजन्स राइट्स, यानी सिटीजन्स के राइट्स तो होते ही है मगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होते हैं। इसमें बट ऑल्सो होना चाहिए था, ऑल्सो इसमें मिसिंग है, ग्रामेटिकल एरर है। एनीवेज, तो इसमें आपको ये किसके बारे में ज़्यादा बात करनी है आप खुद सोचो। राइट्स के बारे में ज़्यादा बात करनी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप हमेशा याद रखना कि राइट्स तो सबको पता है, मेरा ये अधिकार है, मेरा वो अधिकार है। अधिकार के बारे में ही बहुत हल्ला बोल है। ओके, इस राइट्स के बारे में ही, मतलब आप ये समझ लो कि जितना प्रोटेस्ट होता है ना, वो पूरा इसी के साथ, इसी में फोकस रहता है। राइट्स, मेरा अधिकार का हनन हो रहा है और प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं। राइट, तो राइट्स तो सबको पता है, मगर जिम्मेदारी के लिए कोई फाइट नहीं करता। ये मेरी जिम्मेदारी है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो आप बेसिकली जिम्मेदारी पर आपको फोकस करना है। फाइन, तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है, ये डिफिकल्ट है। डज प्लूरलिज्म इन इंडिया बेटर और फेटर द इंडियन सोसाइटी? तो इसमें प्लूरलिज्म का मतलब होता है डाइवर्सिटीज, ये एक कंपोनेंट, इंडिया भी एक कंपोनेंट है, बहुत जनरल है। बेटर तीसरा, फेटर चौथा, इंडियन सोसाइटी पांचवा। इंडियन सोसाइटी के बारे में बात नहीं करोगे, जनरल टर्म है, और इंडिया के बारे में बात नहीं करोगे, जनरल टर्म है।
प्लूरलिज्म बेटर करता है, प्लूरलिज्म फेटर करता है। फेटर का मतलब क्या होता है? स्कैटर कर देता है, सेग्रीगेट कर देता है सोसाइटी को, पोलराइज कर देता है, विभाजन कर देता है, ये बात हो रही है। फाइन, इसमें रोक लगाता मुझे यही हिंदी दिखी थी, मगर बेसिकली ये मतलब है। तो आपको आप इसमें फॉर में भी लिख सकते हो और अगेंस्ट में भी लिख सकते हो, और इसमें एक्चुअली दोनों टर्म आया, बेटर और फेटर। तो मैं यही बोलूंगी आपका अप्रोच जो होना चाहिए कि आप बेटर के बारे में बताओ, क्योंकि प्लूरलिज्म एग्जिस्ट करता है। अगर आप बोलोगे नहीं विभाजित ही करता रहता है, तब तो आप एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए हो। फाइन, सिर्फ अगर आप फेटर पे ज्यादा ध्यान दे दिए तो गलत हो जाएगा, और अगर आप सिर्फ बेटर पे ध्यान दे दिए तो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि आप ना बहुत रोजी पिक्चर इंडिया का दिखा रहे हो, और जो कि सही नहीं है। इंडिया में प्रॉब्लम्स तो हो ही रही है ना, प्लूरलिज्म की वजह से राइट्स हो ही रहे हैं। तो इसीलिए आप रोजी पिक्चर भी मत दिखाना। मैं तो यही बोलूंगी कि आप दोनों अप्रोच को लोगे, बैलेंस्ड अप्रोच। एक पैराग्राफ बेटर के बारे में बता दो कि किस तरह प्लूरलिज्म बेटर कर रहा है, और एक पैराग्राफ फेटर के बारे में बता दो। ये डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चन है, मैं मानती हूँ। ओके, कोशिश जरूर से करना कंटेंट बिल्डअप करने का। नेक्स्ट है विलेज एक्सटिंक्शन हैज शेकन द नेशंस डेवलपमेंट। इसमें द मिसिंग है स्टूडेंट्स, ये मैं ठीक कर दूंगी, जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें ये ठीक रहेगा। विलेज एक्सटिंक्शन हैज शेकन द नेशंस डेवलपमेंट। तो यहाँ पर विलेज एक कंपोनेंट, एक्सटिंक्शन दूसरा कंपोनेंट, तीसरा नेशन, चौथा डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट बहुत जनरल, नेशन बहुत जनरल, विलेज भी बहुत जनरल। इसमें स्पेसिफिक क्या है? एक्सटेंशन। तो गांव जो विलुप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है गांव, उससे ना नेशन का जो डेवलपमेंट है ना, वो शेकन कर रहा है, या ये एक तरीके का ऑब्स्टिकल है। क्योंकि अगर विलेज, इस ऐसे क्वेश्चन का मतलब ये है कि विलेज यदि प्रॉस्पर करेगा तो हमारा नेशन भी प्रॉस्पर करेगा। अगर विलेज प्रॉस्पर नहीं करेगा तो नेशन भी प्रॉस्पर नहीं करेगा। यानी डेवलपमेंट ऑफ विलेज को कनेक्ट करना है आपको। फाइन, बहुत इजी है, लिख सकते हो आप। मगर जब जैसे आप विलेज के बारे में बताते हो, इसमें ध्यान रखना आप फार्मर्स भी लेकर आओगे, और विलेज में जो जो ऑक्यूपेशन है उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। सिर्फ एग्रीकल्चर ही एक ऑक्यूपेशन नहीं है विलेज में। फाइन, और फिर ये एक्चुअली ये प्रॉब्लमेटिक वाला एस्से है, कहने का मतलब प्रॉब्लम बेस्ड एस्से है, तो आपको इसका सोल्यूशन देना बहुत जरूरी है। तो जहां पे भी प्रॉब्लम बेस्ड एस्से है, या आप ऐसा कंटेंट दे रहे हो जिसमें आप प्रॉब्लम भी मेंशन कर रहे हो, तो फिर आपको वे फॉरवर्ड देना ही चाहिए। ओके, सोल्यूशन। स्ट्रैटेजी चेंज इज नीडेड टू एंड द चाइल्ड लेबर। ये भी अच्छा ऐसे क्वेश्चन है, और बेसिकली इसमें चाइल्ड है, लेबर है और स्ट्रैटेजी चेंज है। तो उसमें स्पेसिफिक क्या है? चाइल्ड है कि लेबर है कि स्ट्रैटेजी चेंज है? स्ट्रैटेजी चेंज स्पेसिफिक है, बाकी जो है स्पेसिफिक है, सॉरी जनरल है। तो आप चाइल्ड लेबर के बारे में आप जो भी आप बात करोगे ना, उसको स्ट्रैटेजी चेंज से बात करोगे। जब भी स्ट्रैटेजी चेंज इज नीडेड हम बोलते हैं ना, तो बेसिकली हम सोल्यूशन दे रहे हैं। और याद रखना, स्ट्रैटेजी चेंज के बारे में, अगर हम स्ट्रैटेजी के साथ चेंज यूज कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली ये देखना है कि गवर्नमेंट जो प्रेजेंट स्ट्रैटेजी है, गवर्नमेंट की जो प्रेजेंट स्ट्रैटेजी है चाइल्ड लेबर को एंड करने की, वो फेल हो रही है। इसीलिए हम बोल रहे हैं चेंज इज नीडेड। तो इस फेल्ड स्ट्रैटेजी जो है, पहले आपको ये जस्टिफाई करना है कि स्ट्रैटेजी फेल्ड है गवर्नमेंट की जो प्रेजेंट है, फिर आपको कौन सी स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से एकदम सही होगी चाइल्ड लेबर को एंड करने में। फाइन, वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल क्वेश्चन। तो जब भी स्ट्रैटेजी चेंज नीडेड आता है, तो आपको ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी, प्रेजेंट स्ट्रैटेजी है, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इट इज नॉट सक्सेसफुल इन एंडिंग द चाइल्ड लेबर, और फिर उसके बाद आपको अपना सोल्यूशन देना है, अपनी स्ट्रैटेजी देनी है। फाइन, और हवा में बातें मत करना, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको देना है, वेल ग्राउंडेड। फाइन, थैंक यू स्टूडेंट्स, होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें आप ऐसे क्वेश्चन के जो कंटेंट है बहुत अच्छे से बिल्डअप करोगे। आंसर्स पर मत डिपेंडेंट रहो, आंसर्स जरूर रिलीज हो जाएगी, मगर उस पर डिपेंडेंट मत हो। आप खुद सीखो किस तरह से एक अच्छा कंटेंट तैयार कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का। ओके, जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना से भरने से कुछ नहीं होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।